त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरह से फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, कैसे बहुत सारी चीजों को निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी क्लासेस आप करेंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज इसमें मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। पूरा टॉपिक को इजीएस्ट तरीके से समझने के लिए ये मेरी पूरी सीरीज आपको देखनी होगी बढ़िया तरीके से। लेकिन आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन? तो आज इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग समझेंगे, उसके बाद हम और चीजों को समझेंगे। तो चलिए स्लोप ऑफ अ लाइन को आज हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें हमें प्रीवियस क्लासेस की कुछ डिस्कस करनी होगी। क्या है प्रीवियस क्लासेस के कुछ टॉपिक्स? चलिए आइए देखते हैं प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन सब जानते हो बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और दोनों ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। भैया सब जानते हो। कोऑर्डिनेट प्लेन में क्यों सिखा रहा हूं आपको? जो भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फिलहाल अभी सीखनी है वो सीखनी है कोऑर्डिनेट प्लेन में भैया। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात पर मैं आ जाता हूं आपको, इसे मैं रफ करूंगा, और दूसरी बात जो मेन में सिखाने जा रहा हूं वो सिखाऊंगा अभी आपको 10th क्लास से रिलेटेड, यानी प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। वो टॉपिक कौन है भैया? एक हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन, नहीं सॉरी, यहां पर आएगा एक्स एक्सिस, यह आ जाता है वाई एक्सिस, और यहां पर आ जाता है भैया ये ओरिजिन। ओरिजिन आ गया भैया, ठीक है। अब ओरिजिन आ गया। अब मुझे दो पॉइंट देने हैं भैया। कोई एक पॉइंट दे दिया मैंने यहां पर, और एक पॉइंट दे दिया यहां पर। ये दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, और भैया इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x2 और y2। हमें इसका डिस्टेंस चाहिए भैया, डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस स्केल से थोड़ी नापोगे इसको, पता नहीं कहां कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट कहीं है, कोऑर्डिनेट कहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपने 10th में सीखा था, वो था डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भैया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, टू लाइंस नहीं, टू पॉइंट्स। और पॉइंट्स कौन कौन से भैया? एक ए है, टू पॉइंट्स, एक ए है और एक बी है। तो इसका डिस्टेंस कौन ले लेंगे? ए बी। भैया ए बी का फॉर्मूला हम 10th में सब याद कर रखा होगा आपने, फिर भी मैंने तो भैया एक बार रिवाइज करना अपना फर्ज समझा, तो आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इसका हो जाता है भैया। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन भैया। एक चीज और सीखोगे आपने, सेक्शन फार्मूला, उसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलो भैया सेक्शन फार्मूला। तो एक पॉइंट ये वाला आया, दूसरा पॉइंट आया सेक्शन फॉर्मूला। भैया सेक्शन फॉर्मूला सबको आता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन करने में प्रॉब्लम क्या है? चलिए भैया कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? एक था यहाँ पर पॉइंट ए, एक पॉइंट था भैया बी पॉइंट, और कहीं भी एक ऐसा पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं भैया x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x2 y2। दो पॉइंट दे रखे हैं, उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट दे रखा है जो उसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है भैया। हमें तो c के कोऑर्डिनेट चाहिए। हम तो भैया 10th में सीख चुके हैं, याद है, तो ठीक है। एक हो सकता है ये पॉइंट इंटरनली, एक पॉइंट हो सकता है भैया एक्सटर्नली। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला का पहला पार्ट लेंगे, इंटरनली। अब इंटरनली का मतलब आप सब जानते हो कि दोनों पॉइंट के बीच में ये सी पॉइंट होना चाहिए। एक्सटर्नली का मतलब होता है ये दोनों पॉइंट से बाहर होना चाहिए सी पॉइंट भैया। तो सबसे पहले मैं इंटरनली के फॉर्मूले आप सबको पता है। x की वैल्यू कितनी होगी भैया, y की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है नहीं पता? एक बार ध्यान करो, x की वैल्यू याद करो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। भैया ये तो हमें तो आता था, चलिए आता था तो बढ़िया बात है। दूसरा y का कोऑर्डिनेट भी निकाल लोगे आप इस तरह से, क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। भैया ये तो हो गया इंटरनली। इंटरनली कोई पॉइंट दे रखा है, कोई मिड में पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं भैया? 1m2।
अब दूसरी बात मैं पूछूंगा इससे आप लोगों से, एक और डिस्कस पॉइंट करते हैं। आप सबको पता है वैसे तो, पूछना क्या मुझे, एक्सटर्नली। आप सबको 10th में आप ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हो, तो इसलिए आपको ये टॉपिक थोड़ा सा इजीएस लग रहा होगा, और बाकी सारे पॉइंट भी हमें इजी ही लगने वाले हैं। पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपका टॉपिक मिस हो जाएगा और आप गड़बड़ी कहीं ना कहीं कर जाओगे। भैया ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट है भैया x1y1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2y2, और मैंने बताया था एक्सटर्नली का मतलब है इससे कहीं बाहर पॉइंट होगा भैया। कहां होगा, सी पॉइंट यहां होगा, सपोज कीजिए मैंने यहां होगा। और भैया रेशियो दे रखा है, यहां से यहां तक का रेशियो m1, यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक का भैया क्या है, m2। ये यहां से यहां तक का m1, यहां से यहां तक का m2। भैया बताओ क्या है, क्या कोऑर्डिनेट है, सबने पढ़ रखी है 10th क्लास में। अरे भैया यहां पर जब प्लस दे रखा है वहां माइनस कर दो, कितना, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। सो इजी, वहां प्लस या माइनस, प्लस माइनस याद हो गई है, या y और निकालो, y में हो गया m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। भैया ये भी एक्सटर्नली का काम खत्म हो जाता है। तो यहां तक के टॉपिक में कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमें सबको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, हमें आता है भैया। दूसरा हमें सेक्शन फार्मूला भी आता है, तो आता है तो बढ़िया बात है, एक बार रिवीजन हो गया। तीसरी पॉइंट में सिखाऊंगा इसका मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। देखो मिड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो मिड पॉइंट हम इसी में ले लेते हैं। चलो हम सेक्शन फार्मूला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट इसी का ले लेते हैं, तो सही रहेगा। जैसे मिड पॉइंट अलग चीज है, चलो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट आ जाता है बच्चों हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द टू पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट आएगा भैया, एक बार इसे दोबारा लिख लेते हैं। तो ये आ गया मिड पॉइंट। भैया मिड पॉइंट का मतलब है दो कहीं भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है a x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है b x2 और भैया y2, और मिड पॉइंट कहीं पे c दे रखा है x और y। जब मिड पॉइंट होगा तो m1 m2 हो जाएंगे हमारे पास 1:1। भैया जब 1:1 आप इसमें रख दीजिएगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहां पर ये 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कैपिटल y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। सब 10th का पार्ट सब आपको आता है, मुझे पता है सभी को आता है भैया, लेकिन रिवीजन, चलिए आपने रिवीजन कर लिया, वेरी गुड, सभी को आता था, बहुत अच्छी बात। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, और अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही तरीके से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। भैया एरिया आपको हो गए, सबको आता है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया, या पूरा टॉपिक डालते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। चलो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक पॉइंट देता हूं। ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, b पॉइंट दे रखा है, x2 y2 दे रखे हैं, c पॉइंट दे रखा है भैया x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को आता है ना। चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम ये साइन का यूज कर लेते हैं, या डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मैं दोबारा लिखूंगा, इसे दोबारा लिखूंगा, या सिर्फ साइन ही यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन बच्चों ये होता है 1/2, और मॉडुलस का साइन। मॉडुलस का साइन क्यों लगाते हैं, मॉडुलस का साइन इसलिए भी लगाते हैं कि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता भैया, तो ये दोनों तरफ के मॉडुलस का साइन आ जाता है। x1 ब्रैकेट 1, x2 ब्रैकेट 1, x3, और ये रहा हमारे पास ब्रैकेट 1 मॉडुलस का साइन। ये कभी भी याद किया होगा आपने 10th क्लास में, तो मुझे लग रहा है मोस्टली बच्चों को याद होगा। चलिए अगर नहीं याद तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। x1 ब्रैकेट 1, x2 ब्रैकेट 2, x3 ब्रैकेट 3, मतलब ब्रैकेट 1, 3 ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 1। इस 1 ब्रैकेट में क्या आना है भैया, y1 y2 y3 आने हैं। रफ पेज ले लो, यहाँ पर y1 लिख लो, ये y2 लिख लो, ये y3 लिख लो। ये फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों को याद नहीं हो, लेकिन अब याद होने वाला है।
अब इसको साइक्लिक बना लो भैया, y1 के बाद y2 आना चाहिए, y2 के बाद y3 आना चाहिए, y3 के बाद y1 आना चाहिए, ये साइक्लिक हो जाता है। तो रफ पेज का काम कर दिया हमने। अब x बने तो यहाँ पर y1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, y2 y3। तो x1 में y1 बंद कर दीजिए, y2 और y3 ले लीजिएगा, y2 माइनस y3, भैया दोबारा लिख देते हैं इसको हम लोग, ये आ गया x1 y2 माइनस y3, भैया ये आ गया y2 माइनस y3। अब सोच के बताओ x2 में क्या क्या आना चाहिए, x2 में y2 नहीं आना चाहिए, y2 यहाँ ये वाला भैया y3 माइनस y1 आ जाएगा, बहुत इजी, y3 माइनस y1। यस, अब आना चाहिए x3, भैया y3 बंद कर दो, तो y1 माइनस y2, ध्यान रहे साइक्लिक ही आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। सॉरी y2 आएगा ये, और ये आगे बच्चों आपके पास एक y1 y2 y3, ठीक है, क्लियर है, आता होगा। अच्छा एक काम और किया करो, जो आप नोट्स बनाओ ना, तो कुछ चीज खास होती है जो हमें लर्निंग करनी ही है और माइंड में सेट करनी है, तो इन चीजों को ब्लॉक में डाल कर रखो बच्चों, इजी रहता है, बढ़िया रहता है। चलिए ये चीज आपने बहुत अच्छी तरह कर ली होगी आई होप, लेकिन मुझे एक बात करनी है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, भैया सेंट्रोइड पढ़ा था कभी, पढ़ा होगा यार, सेंट्रोइड, ये सब 10th का पार्ट है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या होता है सेंट्रोइड भैया, सेंट्रोइड के लिए पहले मैं एक फिगर को अगेन ड्रॉ करूंगा, और यहां पर वही एक ट्रायंगल ए x1 y1 b x2 y2, और भैया ये आ जाएगा c x3 y3, ये आपको सबको पता है कि इस तरह से हम 3 कोई भी है इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, जब आपके इसके मीडियंस को मिलाते हैं, मीडियंस यू नो, 3 मीडियन होते हैं, ए बी और बी ई और सी एफ, ये सी का पॉइंट था, सी पॉइंट, सी से एक यहां पर ड्रॉ करो, ये थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं साफ सुथरी, ये आ गया बेटा, ये सेंट्रोइड कहलाता है, इसको जी से नोट करते हैं, डी ई एफ आ जाता है। सेंट्रोइड मींस होता है कि सेंटर वाला पार्ट जहां पर उसका टोटल वेट मौजूद रहता है, उसको आप बैलेंस कर सकते हो उस पॉइंट पर, सेंट्रोइड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो बेटा ये जी के कोऑर्डिनेट्स आपको याद होंगे, आप 10 का याद करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, भैया ये सेंट्रोइड हो जाता है। तो बताइए ये 10th वाला जो मैंने रिवीजन कराया उसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों कराया भैया, कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी, पूरे चैप्टर में इसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन बच्चों को फिर याद नहीं रहता, एक बार रिवीजन करने में प्रॉब्लम की थी, क्या थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है भैया स्लोप ऑफ अ लाइन। पूरा टॉपिक आपको एंड तक देखना ही होगा तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। तो बच्चों ये बताओ मेरे को, व्हाट डू मीन बाय स्लोप। आपके घर में स्लोप्स हैं, कुछ होंगे स्लोप, या बिल्कुल होंगे स्लोप, क्यों नहीं होंगे। आप कहीं भी बाइक को, गाड़ी को कहीं भी आप अपने घर पर पार्क कर रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो आपको स्लोप की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत जगह स्लोप की रिक्वायरमेंट रहती है। स्लोप का मींस होता है कि कहीं भी अगर आपके पास ये बेस है, बेस पर कहीं भी अगर एक लाइन जा रही है तो ये स्लोप कितना बना रही है भैया, ये स्लोप निकालना है आपको। स्लोप निकालने के लिए हमें दो चीजों में से कोई एक चीज की पता होना चाहिए भैया। क्या पता होना चाहिए, या तो पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल, यानी ये और इनके बीच का एंगल पता हो जाए भैया। तो एंगल को बोलते हैं हम इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन आपको नाम याद हो जाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और दूसरा पॉइंट, अगर ये इंक्लिनेशन नहीं पता तो दूसरी चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए भैया, इस लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट पता होना चाहिए जो इस लाइन पर मौजूद हैं। तो चलिए 2 में से कोई चीज तो दी जाएगी, आपको स्लोप डिस्कस करेगा, या तो आपका इंक्लिनेशन गिवन होगा या गिवन होगा 2 पॉइंट्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले कंडीशंस को। तो फर्स्ट कंडीशन, आज हम स्लोप ऑफ लाइन डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन, इफ मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इफ या चलो एक हेडिंग डाल देते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ए लाइन व्हेन इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन आपको याद है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, भैया इंक्लिनेशन को कहते हैं हम लोग थीटा। एक फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको एट अ टाइम ड्रॉ करनी ही है हर जगह, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा
कि हमारा जो भी स्ट्रेट लाइन जा रही है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में ही जा रही है भैया। सपोज कीजिए एक लाइन ये जा रही है और लाइन को हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे बच्चों, ध्यान रखना लाइन को स्मॉल एल से हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इंक्लिनेशन मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव साइड क्या होता है भैया, ये पॉजिटिव साइड होती है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव साइड। दो एंगल बनाएगी, एक ये वाला एंगल बनाएगी पॉजिटिव साइड से और एक बैक वाली साइड में बनाएगी वो नेगेटिव साइड से बनाएगी। तो आपके पास एंगल होना चाहिए पॉजिटिव साइड से, इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। याद हो गया होगा इंक्लिनेशन वर्ड। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास मैंने वन वर्ड डाला है, फर्स्ट वाला डाला है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन इंक्लिनेशन इज ऑफ द लाइन इज गिवन। सो इजी। चलिए करते हैं इंक्लिनेशन। इसका नाम थीटा दे देते हैं इस इंक्लिनेशन का नाम, और यहां रखेंगे सपोज the inclination of the line is theta। ध्यान रहे। और इस इंक्लिनेशन को पता होने के बाद बेटा हम निकालेंगे देन स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत इजी तरीके से इसको स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं बच्चों। हर जगह मैथमेटिशियन लोगों ने एक नाम दे दिया एम, मेजरमेंट ऑफ अ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ अ स्लोप, तो ये बेटा हमारे पास आ गया tan थीटा, हमें ये रखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ अ लाइन ये होता है m इक्वल टू tan थीटा। थीटा आपको गिवन होगा लेकिन ध्यान रहेगा थीटा हमारे पास पॉजिटिव साइड से ही होना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा ऑफ एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस से नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस से। भैया उसको tan में रख दीजिएगा, आपके पास स्लोप आ जाएगा। लेकिन दो कंडीशन मैथमेटिशियन लोगों ने निकाली और वो इंपोर्टेंट भी है। वो क्या इंपोर्टेंट है बेटा, थीटा को कभी भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 90 होगा तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि नॉट डिफाइंड कहलाती है। नॉट डिफाइंड में हमारे पास चल ही नहीं पाएगा। चलिए तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन को हम नहीं लेंगे। देन यहां लिखूंगा बट वेयर, मैंने दिया वेयर थीटा, फर्स्ट कंडीशन थीटा नॉट विल बी द इक्वल टू 90, और सेकंड कंडीशन दे रखी है बच्चों थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 और इक्वल टू 180 तक हो सकती है, इसके अलावा नहीं होगी। तो ये बात हमारे पास आ जाती है इसकी इंक्लिनेशन की। ये इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो यहां बच्चों हम लोग ये सारी चीज समझ में आए होंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, एक तरह का स्लोप हमने निकालना सीख लिया है। अब बात आएगी भैया दूसरा स्लोप कौन सा है। दूसरा स्लोप कब निकलेगा, जब 2 पॉइंट्स उस लाइन पर गिवन होंगे। तो चलिए अब सीखते हैं दूसरी फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म बोलते हैं उसको स्लोप की। चलो आइए सीखते हैं। चलिए इसको रफ कर दें, रफ करेंगे हम लोग यहां पर। तो स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर गिवन, यहां मैं लिखूंगा व्हेन 2 पॉइंट्स, यहां पर इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। भैया ये दो चीज दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, यहां हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया, यहां पर इस लाइन को ये बना दिया। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए इस 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म को देखते हैं। यहां पर एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली बात। ये आ गया एक्स एक्सिस, भैया ये आ गया वाई एक्सिस। सबको ड्रॉ करना आता है। ओरिजिन एक लाइन कहीं भी आप ले सकते हो एनीवेयर, जो इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए ले रखी है हमने। तो ये एल का नाम दे दीजिए और कहीं भी 2 पॉइंट दे दो भैया। हमने दे दिए पॉइंट्स यहां पर, एक पॉइंट दिया ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट दे दिया बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए, थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट दिखाने। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 एंड y2। भैया ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई दे रखा है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका एक चीज और हम यहां सपोज कर रहे हैं कि इसका इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा। इसका इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, मान थीटा नहीं दिया जाएगा लेकिन अभी प्रूफ करने की कंडीशन में इसको यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। चलिए एक हमने लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ए से ड्रॉ की, भैया ये कर दो, ये ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक लाइन बी से वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, जो इसको 90 पर ये कट करती है, कुछ इस तरह का कुछ कंडीशन। चलो इसको ड्रॉ करे रहने देते हैं ये वाली पार्ट।
और सपोज कीजिए ए और बी यहां पर भी हम मिल रहे हैं, उसका नाम दे दीजिएगा कोई भी, सी ले लेते हैं पॉइंट, चलो सी ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है बेटा बच्चों, ये हमने ले लिया सी पॉइंट। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं भैया, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अच्छा छोटी सी बात बताइए, अगर ये थीटा दे रखा है, ये वाला थीटा यहां लिख लेते हैं थीटा को, तो ये कितना होगा भाई? ऑब्वियसली थीटा ही होगा। देखो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो जितनी भी इसकी पैरेलल लाइंस होंगी सब में थीटा ही तो बना रहा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब मुझे इतना सोच के बताओ आप लोग, जी सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? जब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सब जानते हो। x1 y1 का मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास, यार नोट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कहलाता है x1 और ये कहलाता है y1। भैया x2 y2 ये डिस्टेंस कहलाता है x2 और ये कहलाता है y2। ये तो सब जानते हो, 9th क्लास में पढ़ रखा है, 10th क्लास में पढ़ रखा है। चलिए अब हम c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? हम डिस्टेंस निकालेंगे। c के कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x एक्सिस वाला पार्ट, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है हमारे पास? यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो भी है वो है हमारे पास x2, या ये x1 डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है x2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस और प्लस ये वाला डिस्टेंस। भाई ये तब तो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस में से इसमें से इस वाले को माइनस कर दीजिए, ये वाला डिस्टेंस बचेगा इस पूरे में से, तो पूरा कितना है भैया? ये y2, तो y2 हमारे पास आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है पूरा y1। देखो ये डिस्टेंस देखो y1, ये देखो ये डिस्टेंस तो y1 दे रखा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है। मतलब कोऑर्डिनेट आपको सभी को निकालने आने चाहिए और आते होंगे सभी को, इसमें बहुत ज्यादा टाइम में नहीं लगा रहा बच्चों। तो ये कोऑर्डिनेट को समझो पहले आप लोग, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है, कुछ लैंग्वेज लिख सकते हो, सपोज आप लिख सकते हो इस लैंग्वेज को, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द a x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b x2 y2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ c x2 y1। आप पूरी लैंग्वेज को ढंग से लिख देंगे, ठीक रहेगा। आप जब नोट्स बनाएंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी फिलहाल सिखा रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं। नाउ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहा। नाउ सबसे पहले कीजिएगा, हमें कोई भी टेन थीटा में या तो हम साइन में ले सकते हैं, कॉस में ले सकते हैं, टेन में ले सकते हैं, कॉट में, सेक में, कोसेक में, लेकिन टेन में लेने में बेनिफिट ये रहेगा, दो वैल्यू को इजी इसमें निकाल पाएंगे। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए टेन थीटा में निकालने में बेनिफिट्स, इसलिए टेन थीटा को स्लोप के फॉर्म में दे रखा है, समझ में आ गई ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों का पार्ट आ गया। एक्स एक्सिस भैया क्या है? एक्स एक्सिस टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर कितना? BC, और भैया बेस कितना है? बेस है हमारे पास AC, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, लेकिन BC निकालोगे कैसे भैया? हमें डिस्टेंस चाहिए, इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो। इस पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? बताइए पूरी डिस्टेंस कितना है? y2। यहां से तक डिस्टेंस कितना है? y1। देखो ये पॉइंट से पता लग जाता है, तो कोऑर्डिनेट से पता लग जाता है। तो हमारे पास tan थीटा यानी कि स्मॉल m tan थीटा स्मॉल m होता है बेटा, स्मॉल m क्या होता है? स्लोप, तो स्लोप को हम लेंगे देन स्लोप ऑफ द लाइन इज, आ गया कितना आ गया? tan थीटा, और tan थीटा कितना है बच्चों? ये आ गया BC मैंने क्या बताया था? इसमें से इसको माइनस करना है, ये कितना है? y2, और y2 में से आपको माइनस करना है y1, और जब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, ये कितना है? x2, ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1। एक्चुअली मैंने पूरा प्रूफ इसलिए बता दिया कि आपको आइडिया होना चाहिए कहां से आ गया। वैसे डायरेक्ट आपको लर्न करना है। मैं आपसे पूछूंगा अभी भी, या कोई भी डिस्कस करता है भैया आपके पास इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा करके निकालेंगे, m इक्वल टू tan थीटा। और भैया 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं उस लाइन पर, तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये डायरेक्ट आपको लर्न करने का पार्ट है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, फिगर वगैरह आपको समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट लर्न होना ही चाहिए। 2 पॉइंट से आपने तरीका समझ में आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसा रहा। और अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब भैया 3 पॉइंट्स का कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसको एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक फिगर बनाई हमने ये वाली, यहाँ पर हमने लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस, इसमें ले लिया एक ओरिजिन, एक लाइन को ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया L। एनीवेयर कहीं भी आगे 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा। मैंने लिया पॉइंट एक यहाँ पर A, ये पॉइंट लिया भैया B, इसके लिया C, तो 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं।
ये आ गई सी भैया। अब तीनों ने एक ही लाइन में तो कोलिनियर है। आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा x1 by 1, इसकी कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा x2 by 2, इसकी ले लीजिएगा x3 by 3। तो आपको ये कैसे प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर हैं। एक कंडीशन होती है, if the 3 points are collinear then slope of AB equal to slope of BC। obviously जब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे और B पॉइंट दोनों में आ रहा है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, दोनों का स्लोप तो सेम है। तो आप यहां कंडीशन लिखेंगे 3 points A B B and C are collinear if, यहां कॉमन लिख दे रहा हूं, slope of AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। हो गया भैया, स्लोप ऑफ BC। बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, दोनों के स्लोप को आप इक्वल रख दीजिए। कोई ना कोई कंडीशन में इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी चीज को करता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन व्हाट इज द कंडीशन, दे वो बहुत सारी चीज पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो हमें छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए बस। तो आई होप ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक टॉपिक हम बच्चों और समझते हैं। तो बच्चों आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस मींस हमें दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आ गया ओरिजिन। एक लाइन हमने ये शो की और ये लाइन शो की हमने ये वाली। कोई सी भी दो लाइन कहीं भी दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पर लाइन ये शो कर रहा हूँ, इसको हम दे देते हैं नेम L1 और ये देते हैं बच्चों L2। देयर आर द टू लाइंस। तो L2 और L1 में कहीं ना कहीं आपको दो चीज दे रखी होंगी, क्योंकि हमें दोनों के स्लोप की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि इनके बीच का एंगल चाहिए तो दोनों का स्लोप भी तो पता होना चाहिए। स्लोप के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, या तो दो पॉइंट्स होंगे या आपको दे रखा होगा इंक्लिनेशन। हम सपोज करके चलना है यहाँ पर कि इंक्लिनेशन बच्चों गिवन है। तो ये L2 का सपोज कीजिए यहाँ पर दे रखा है अल्फा 5 ले लेते हैं, चलो ये 5 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 5 दो तरीके के एंगल दे रखे हैं 5 5 L1 का 5 और L2 का 5 ये इंक्लिनेशन दे रखा है। तो आई होप आप सबको पता होगा आपको कि इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो जब इंक्लिनेशन दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालते हैं भैया, सीधा सा 10 में रख दीजिएगा उसको, तो ये हमारे पास स्लोप आता है। तो यह लिखेंगे सपोज इंक्लिनेशन, आप थोड़ी सी लाइन लिख दीजिएगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फर्स्ट यानी L1 लिख देते हैं इसको लाइन फर्स्ट के बजाय, is 5 एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 is भैया 5 देन मैं लिख रहा हूं M1 यानी कि स्लोप ऑफ लाइन M1 कितना आएगा आपको पता है 10 5 सब एक्सपर्ट हो गए भैया। एंड अब आएगा M2 ये आएगा 10 5 भैया, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड। सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। चलिए अब दो लाइन के हमें भैया स्लोप पता लग गए, हमें एंगल निकालना है ये वाला tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, बहुत इजी तरीके से निकालोगे भैया। जब आपको ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, आई होप आपको ये एंगल निकालना आता होगा। और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये एंगल कैसे निकालोगे भैया, ये 5 है ये 5 है। आई होप आपको सबको आता होगा निकालना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 - 5 इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये बीच वाला एंगल आ जाएगा। कैसे आएगा आप सबको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, जितना इतना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भैया थीटा जो आएगा देन मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू 5 -5 आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप लिखेंगे यहां पर tan थीटा, दोनों तरफ tan ले लीजिए भैया, ये ले लिया 5 -5 tan 5 -5। अब आपको tan a - b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भैया। tan अभी आपने पिछले मेरे वीडियोस में देखी होगी, tan a + b को हम कैसे निकालते हैं। tan a + b या tan x + y कर सकते हो। tan x + y होता है हमारे पास tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। आपको ये वैल्यू पता होगी, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी है तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो, ट्रायंगल से रिलेटेड तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की मेरी वीडियोस हैं। अब यहाँ पर आपको अपना tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y यानी कि tan 5 - tan 5 अपॉन 1 +
tan phi 2 माइनस tan phi 2 tan phi 1, ये वाला हमारे पास पार्ट आ जाता है। क्या भैया, tan थीटा इक्वल टू tan phi 2 माइनस tan phi 1 अपॉन 1 प्लस tan phi 2 tan phi 1। बस अब हमारे पास वैल्यू रखनी है भैया, phi 2 की वैल्यू tan phi 2 की वैल्यू कितनी है m2, tan phi 1 की वैल्यू कितनी है m1, डायरेक्ट रख डालो भैया, phi 2 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भैया ये आ जाता है। लेकिन ध्यान रहेगा ये एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल, बिकॉज थीटा इज अ एक्यूट एंगल, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम रखते हैं बट आप लिख दीजिएगा थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये कभी भी आपके पास ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये हमारे पास दो लाइन के बीच का एंगल आ जाता है। भैया कितना इजी रहा, tan थीटा की वैल्यू एक बार फिर देख लो, tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, किस में रखेंगे मॉडुलस में। तो मेन चीज याद करने का, जब मैं ब्लॉक बना देता हूं उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि याद करने का पार्ट है, बाकी आप सीख सकते हो, अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा है तो कम से कम ये पार्ट याद होना चाहिए। ये एक्यूट एंगल है, कभी कभी एंगल इसकी भी डिस्कस कर लेता है वो, ये वाला डिस्कस, तो आपको पता है कि ये डिस्कस कैसे करेंगे जब ये थीटा पता है, तो आप इसको सपोज कीजिए मैं इसका नाम दूसरा देता हूं, इसको नाम देता हूं अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालोगे भैया, नाउ अल्फा हो जाएगा हमारे पास, अल्फा एंगल आ जाएगा 180 में से आपको थीटा माइनस कर देना। जब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो भैया। तो आपको सभी को पता है कि हम अगर tan थीटा भैया tan थीटा की वैल्यू पता है तो हमें थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। बस अब मेरे पास अल्फा माइनस 1, यानी दो चीज आपको ध्यान रखने की बात है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी आ सकती है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी आ सकती है कभी भी एग्जाम में। अब दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं लिखूंगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, भैया परपेंडिकुलर दो लाइन दे रखी है, दो लाइन परपेंडिकुलर, फर्स्ट पार्ट दूंगा इसमें दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं। जब दो लाइन पैरेलल दोनों का स्लोप इक्वल, भैया m1 इक्वल टू m2, इस रिजल्ट का यूज बहुत आने वाला है। और दूसरा पार्ट रहेगा इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर मैं कहूंगा इसको पैरेलल, बच्चों ये पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल में क्या होगा, एंगल दोनों के लाइन के बीच का जीरो हो जाएगा भैया, और जब जीरो यहां रखेंगे हम तो हमारे पास m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। दूसरा एक टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर वाला पार्ट आ जाता है, तो इसमें दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाना चाहिए। अब बताइएगा एक बार इस टॉपिक को एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें लेना है दोनों के स्लोप, भैया स्लोप आ गए, स्लोप के बाद दोनों के स्लोप को इस फॉर्मूले में रखना है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का प्रोडक्ट, और उसे मॉडुलस में रखना है। नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता बिकॉज इट इज एन एक्यूट एंगल। भैया अब हमें ऑब्ट्यूज वाला पार्ट निकालना है, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपका एंगल आ गया। दो कंडीशन, सबसे पहले टू लाइंस आर पैरेलल हो सकती हैं, दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे भैया, दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। कैसा लगा ये टॉपिक, आई होप पूरा टॉपिक आपको इजीएस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के चैनल्स में, इस तरह के वीडियोस में आप में डलते रहेंगे, और आप इस पूरी सीरीज को ठीक से देखिएगा, जिससे पूरा पार्ट, पूरी स्टेट लाइन आपको इजीएस्ट तरीके से समझ में आने आएगी, बहुत अच्छी तरह से आने वाली है बच्चों। अभी तो आपको सिर्फ एक टॉपिक हुआ है, और वो टॉपिक है हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस तरह की वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।